हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो जो हमारे पास है यहाँ पर हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड्स में आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे पास ये पेपर है इसका हम एक पोर्शन इस लेक्चर में कवर करेंगे और जो दूसरा पोर्शन रहेगा या बच जाएगा दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम ढूंढना है। तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी इट विल बी 4 इंटू 3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1। लाइकवाइज जो हमारे पास 15 है दैट इज 3 इंटू 5 15, 3 टाइम्स 5 दैट इज 15। लाइकवाइज जो हमारे पास 21 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब बीच में फॉर एग्जांपल 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 नहीं है, 2 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। तो मैं 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूंगा 2, बट 2 की पावर 0 because that will not affect anything power 0 is 1. So 2 power 0 is 1, that will not affect the prime factorization of 15. तो likewise यहाँ पर हमारे पास 7 भी नहीं है जो कि 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन है जिशन में है, तो हम लिखेंगे 7 की पावर 0। लाइकवाइज 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 3 है 5 नहीं है तो 5 पावर 0 लिखेंगे, 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 लिखेंगे। लाइकवाइज 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 है तो 7 है। तो लाइकवाइज जब हमें एलसीएम निकालना होगा 12, 15 और 21 का, तो जो कॉमन प्राइम नंबर है 2, 2, 2 हम उसके लिखेंगे। और जो पावर्स हैं एलसीएम के वक्त हमें पावर्स का, एल का मतलब हो गया लोएस्ट, आपको इसके अपोजिट में जाना है, आपको पावर्स का हाइस्ट लेना है। तो जो पावर्स हैं 2, 0, 0, 0, 0 और 2 में हाइस्ट 2 है तो मैक्सिमम पावर आपको लिखना है। लाइकवाइज नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आ रहा है 3, कॉमन प्राइम नंबर, तो लिखा 3। तो ऊपर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर एक 3 है तो दैट मीन्स 3 पावर 1। तो 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है दैट मीन्स 3 पावर 1। 1, 1, 1 में जो मैक्सिमम आएगा वो तो 1 ही आएगा। लाइकवाइज फिर हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर है दैट्स 5, ऊपर 5 पावर 0, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पावर 1 और यहाँ पर 0 तो 5 पावर 1 आ जाएगा। लाइकवाइज यहाँ पर जो 7 के पावर्स है उनमें मैक्सिमम पावर 1 आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द एलसीएम। 2 स्क्वायर इज 4, 3 टाइम्स 5 दैट इज 15 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 4 इंटू 15 दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 60 multiplied by 7 is 6 into 7 is 42. So 420 is the LCM. So that is the answer. Option B is correct. उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। जो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, हमें इसके ज़ीरोज़ ढूंढने हैं, मगर ऑप्शंस में नीचे दिए गए हैं कुछ नंबर्स। एक तो हम इसके ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा शॉर्टकट मेरे पास है, मैं ऑप्शन ए को टेस्ट करता हूँ, उसमें 5 और -2 है। मैं देखता हूँ अगर ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो इसके रूट्स बन जाएंगे। तो हम पहले x की वैल्यू 5 डालेंगे यहाँ पर, तो ऊपर स्क्वायर -3 टाइम्स x का वैल्यू 5 और लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 10। 5 स्क्वायर 25 बनेगा, 3 इंटू 5 15 बनेगा, -10, 25 माइनस 15 और 10 हो गया, फिर लास्ट का -10 दैट इज 0। दैट मीन्स 5 इसका 0 है, और अगर -2 भी इसका 0 हो गया वी आर डन, तो पार्ट इज करेक्ट। अब हम -2 पर टेस्ट करते हैं क्या -2 इसका 0 है या नहीं। तो डाल दीजिए जहाँ पर x है उसके बदले -2, ऊपर स्क्वायर -3 टाइम्स x का वैल्यू -2 -10 लास्ट की टर्म, -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। स्क्वायर माइनस साइन को एब्जॉर्ब करता है, माइनस माइनस इज प्लस, 3 टाइम्स 2 दैट इज 6 -10, 4 + 6 इज 10, 10 - 10 दैट इज 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये इसके ज़ीरोज़ है।
तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। या अगर मैं ऐसे भी करूँगा, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, अगर हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने या रूट्स निकालने तो हम इसका वैल्यू ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका सम -3 आएगा? एक्स स्क्वायर वो 5 और 2 आता है और -3 आना चाहिए, तो प्लस 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x, नो आई एम सॉरी, -5x प्लस 2x, बिकॉज -5 प्लस 2 वो तो -3 हो गया। लाइकवाइज -5x प्लस 2x वो तो -3x आ जाएगा, और -10 ऐसे ही जो कांस्टेंट टर्म है। तो इन दो टर्म्स में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ x, अंदर बचेगा x माइनस 5। इन दो टर्म्स में से कॉमन में निकाल सकता हूँ 2, तो अंदर कितना बचेगा? x माइनस 5, बिकॉज 2 को अगर वापस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, 2 इंटू 5 दैट इज 10, इक्वल टू 0। अब ये जो मेरे पास दो टर्म्स हैं इनमें से x माइनस 5 को बाहर खींचेंगे, अंदर x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि जब x माइनस 5 कॉमन बचेगा यहाँ पर 2 रहेगा, x माइनस 5 जब कॉमन निकलेगा यहाँ पर x बचेगा। अब जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो दोनों में से एक ज़ीरो होता है, या तो दोनों नंबर्स ज़ीरो के बराबर हो सकते हैं। तो दैट मीन्स x माइनस 5 और x प्लस 2 जब मैं ज़ीरो के बराबर पुट कर रहा हूँ, दैट मीन्स या तो मेरा x माइनस 5 ज़ीरो होगा या तो x प्लस 2 ज़ीरो होगा। तो भाई ऊपर x की वैल्यू 5 आ जाएगी, -5 + 5 बन जाएगा, नीचे x की वैल्यू +2 जाएगा -2, तो इसके ज़ीरोज़ हैं 5 और -2। तो मैंने दो तरीके बताए, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 1/4 एंड -1 एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। भाई जो 1/4 है वो सम दिया है, 1/4 इज द सम, और जो -1 है दैट इज द प्रोडक्ट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा वो बताना है हमें। We know that the quadratic polynomial is k times x square minus sum of zeros times x plus product of zeros. Quadratic polynomial तो नीचे इक्वेशन बना रहा है, तो he should write इक्वेशन, तो इक्वल टू 0। अब मैं k ऐसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज वो तो मेरे को दिया है, दैट इज 1/4 टाइम्स एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज -1, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये के प्राइम में मान लेता हूँ, के प्राइम को अगर मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ और मैं 4 से मल्टीप्लाई भी करूँगा वो तो के प्राइम ही आएगा। जो मैंने आगे कांस्टेंट लिखा वो हमने के नहीं लिखा, के प्राइम लिखा, दैट विल नॉट हार्म। तो अंदर एक्स स्क्वायर -1/4 टाइम्स एक्स प्लस माइनस बन जाएगा माइनस इक्वल टू 0। तो के प्राइम डिवाइड बाई 4, जो ये वाला 4 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 को जब 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 बन जाएगा, 1 टाइम्स x बन जाएगा, माइनस 4 टाइम्स 1 दैट्स 4 इक्वल टू 0। सिंस के प्राइम इज अ कांस्टेंट तो के प्राइम बाई 4 भी एक कांस्टेंट बन जाएगा जिसका वैल्यू मैं के देता हूँ, वो बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन है, जो इसने ऑप्शंस दिए हैं इक्वेशंस है, बिकॉज व्हेन यू इक्वेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी ट्रकी वाइल सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। द लाइंस देख लीजिए, अगर हमारे पास लाइंस होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन इन टू वेरिएबल्स। दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, उसकी कंडीशन है कि a1 डिवाइडेड बाई a2 वो नहीं होगा बराबर b1 डिवाइडेड बाई b2 के, और उस वक्त जो इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशन।
लाइकवाइज यही दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब a1 डिवाइडेड बाई a2 वो होगा बराबर b1 डिवाइडेड बाई b2 एंड दैट विल नॉट बी इक्वलेंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कांस्टेंट टर्म। तो उस वक्त जब दो लाइंस पैरेलल होंगी इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। और उसके बाद जो हमारे पास ये दो लाइंस होंगी दे विल बी कोइंसिडेंट, मीन्स एक लाइन दूसरे के ऊपर बैठी होगी। जब a1 डिवाइडेड बाई a2 होगा बराबर b1 डिवाइडेड बाई b2 और जब वो होगा बराबर c1 डिवाइड बाई c2। ये वाला केस हमारा पैरेलल वाला केस है, दिस इज द पैरेलल केस, c1 डिवाइड बाई c2। सो इस केस में जो हमारी लाइंस होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट, और जो उस वक्त सॉल्यूशंस होंगे दे विल बी इन्फिनिट। अब हम यही चेक करेंगे कि ये लाइंस क्या होंगी आपस में। देख लीजिए, मेरे पास ये जो दो लाइंस हैं इनकी इक्वेशंस में लिखूंगा ऐसे, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। a1 मेरा 5 बन जाएगा, जो मेरा b1 है वो -4 बन जाएगा, और जो मेरा c1 है वो कांस्टेंट टर्म 8 बन जाएगी। लाइकवाइज जो मेरे पास a2 है वो 7 बन जाएगा, b2 6 बन जाएगा, और जो मेरे पास c2 है वो -9 बन जाएगा। तो चेक करते हैं पहले a1 बाई a2 कितना आ रहा है, दैट्स 5/7, तो अच्छी बात है। अब चेक करेंगे b1 बाई b2 किसके बराबर आ रहा है। ऊपर अगर आप देखोगे b1 की वैल्यू -4 है, नीचे अगर आप देखोगे b2 की वैल्यू 6 है। कैंसिलेशन भी अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू -2 दैट्स -4, 2 इंटू 3 6। तो जो हमारे पास b1 बाई b2 मिल रहा है वो -2/3 मिल रहा है, a1 बाई a2 5/7 मिल रहा है। तो जो आपके पास a1 बाई a2 है वो नहीं है बराबर b1 डिवाइडेड बाई b2 के। तो अगर आप देखोगे ये कौन सा केस है, ये है इंटरसेक्टिंग केस। इस वक्त दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आई होप कि इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो द टू लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है, ट्रिक्स क्या है, तो किस तरह करना है। देख लीजिए, अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, दे आर गिवन टू बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स सपोज दैट आई एम गिवन दैट p, s, q दे आर इन AP। नीचे कंडीशंस दी गई हैं, which condition is true, so I have to find the suitable condition। मैं डेफिनेशन रिकॉल करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगी बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब अगर मैं s को सब्ट्रैक्ट करूंगा p, मेरे को कॉमन डिफरेंस मिलेगी, या अगर मैं q को सब्ट्रैक्ट करूंगा प्रीवियस टर्म जो कि s है, मेरे को अगेन कॉमन डिफरेंस मिलेगी। और ये उधरी से कह रहा है p, s, q दे आर इन AP। अब अगर ये AP में है तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आएगी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह ढूंढूंगा s माइनस p, इट विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मैं इस तरह भी हासिल कर सकता हूँ, अगर मैं q लिखूंगा सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म दैट इज s, और AP में कॉमन डिफरेंस सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स मेरा -s, जो मेरे पास -s है वो यहाँ पर +s बन जाएगा। एक s तो ऑलरेडी है, राइट साइड वाला s यहाँ पर जाएगा +s, और ये जो p है यहाँ पर प्लस जाएगा, बनेगा p, -p था अब बनेगा +p, सामने कुछ भी नहीं है तो ये +p है, और प्लस q है उधर, वो -q नहीं है। s + s बन जाएगा 2s इज इक्वल टू p + q। सो जो 2s है दैट इज इक्वल टू p + q। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद कह रहा है कि इफ द पॉइंट C, D लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हमारे पास पॉइंट है C, D ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, C इज पॉजिटिव, D इज नेगेटिव, C एंड D आर पॉजिटिव, C एंड D आर नेगेटिव, C इज नेगेटिव एंड D इज पॉजिटिव। देख लीजिए, जो हमारे पास ये हमारे पास होगी एक्स एक्सीज, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सीज है और यहाँ से नेगेटिव एक्स एक्सीज है, और ऊपर से हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सीज है, नीचे से हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सीज है, वाई प्राइम एक्स प्राइम।
यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होगा, पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तीसरे क्वाड्रेंट की बात करता हूँ मैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, लेट्स सपोज कि हियर, पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना होगा जो कि नेगेटिव है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव एक्स एक्सीज मिलेगी, और जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी तो नेगेटिव होगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट इज बाउंडेड बाय नेगेटिव एक्स एक्सीज एंड नेगेटिव वाई एक्सीज। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। कह रहा है कि सी कमा डी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो भाई साहब सी भी नेगेटिव होगा और डी भी नेगेटिव होगा। सी एंड डी आर पॉजिटिव, बोथ सी एंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बीच वाली डिस्टेंस हमें ढूंढनी है। लेट्स सपोज दैट वी नो दैट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे x1 कामा y1, ये रहा मेरे पास x2 कामा y2, तो इनके बीच वाली डिस्टेंस अगर हमें ढूंढनी है तो बीच वाली डिस्टेंस होती है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसलिए हो रहा है सर, आप कहोगे सर कभी आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख रहे हो या कभी आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख रहे हो। लॉजिक क्या है, बिकॉज वी नो दैट a माइनस b का होल स्क्वायर इट इज सेम एज b माइनस a का होल स्क्वायर। सो बाय द वर्च्यू ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन राइट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सो वी आर गिवन द 2 पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट हमारे पास दिया है? एक तो हमारे पास दिया है 0 कामा 0, 0 कामा 0, लेट सपोज दैट दिस माई x1 कामा y1, और मेरे पास दिया है 36 कामा 15, लेट सपोज दैट दिस इज x2 कामा y2। तो बीच वाली डिस्टेंस जो मेरे पास होगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, वहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट 36 है, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, फिर स्क्वायर चढ़ा दो, लाइकवाइज फिर 15 है, माइनस करो वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, वहाँ से वाई कोऑर्डिनेट 15 है और यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट 0 है का होल स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर, 36 माइनस 0 इज 36, फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर दैट इज 15 स्क्वायर, फिर 36 का स्क्वायर हम देख लेते हैं कितना आता है। 36 का स्क्वायर आएगा 36 टाइम्स 36, और अगर आप चेक करो कि वो मल्टीप्लाई करके दैट इज 1296। 15 का स्क्वायर आएगा 225, है कि नहीं? तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे इट विल बी 1521, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, 1521 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो दैट विल बी 39। अगर आप चेक करेंगे इसका स्क्वायर रूट 39 आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्कल कैन हैव डैश टेंजेंट और टेंजेंट्स। एक सर्कल आपके सामने है, उसके कितने टेंजेंट्स में ड्रा कर सकता हूँ? क्या मैं एक टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ? हाँ, बट नॉट ओनली वन, मैं 2 भी ड्रा कर सकता हूँ, बट नॉट ओनली 2, मैं 3 भी ड्रा कर सकता हूँ। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से टच करेगी एक ही पॉइंट पर। तो ऐसी कितनी लाइंस आएंगी? भाई साहब इन्फिनिट लाइंस आएंगी, क्योंकि सर्कल पर इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, तो इन्फिनिट पॉइंट्स पर इन्फिनिट टेंजेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज इन्फिनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी? भाई साइड साइड साइड, इफ ऑल द 3 साइड्स आर प्रोपोर्शनल तो हमारे पास साइड 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 सिमिलैरिटी का टेस्ट होता है। अगर 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, वो भी तो सिमिलैरिटी का टेस्ट होता है। अगर तीनों एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं, वो भी तो सिमिलैरिटी का टेस्ट होता है। तो लास्ट का पार्ट बच गया SSA, या आपने कहीं पर भी पढ़ा नहीं होगा एज द सिमिलैरिटी टेस्ट। corresponding dash of similar triangles are equal। देख लीजिए, अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स होंगे, एक छोटा ट्राइंगल होगा, एक बड़ा ट्राइंगल होगा, दे कैन बी सिमिलर,
दे कैन बी सिमिलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्राइंगल इज ए बी सी एंड दिस ट्राइंगल इज पी क्यू आर, राइट। तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू अगर मेरे पास होगा बराबर ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, और अगर वो मेरे पास होगा बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, ठीक है, ऐसे द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बट जरूरी नहीं है साइड्स इक्वल हो सकते हैं, बिकॉज एक ट्राइंगल छोटा होगा दूसरा ट्राइंगल बड़ा होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, इनके एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी है तो ये इक्वल होंगे, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर है तो इक्वल होंगे, तो इनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो लाइकवाइज व्हाट वी आर asked to do. Now we are given that cot theta is equivalent 7/8. What is tan square theta? आप मुझे बताइए कि cot theta अगर मेरे पास दिया है, it is equivalent to 7/8. No problem. पहले मैं tan theta निकालता हूँ। tan theta होता है cot का रेसिप्रोकल और cot theta होता है tan का रेसिप्रोकल। So tan theta is equivalent to 1/cot theta. So मैं लिखूंगा 1/, cot theta is 7/8 because I know the value of cot theta is 7/8. अब ये जो 7/8 है इसको फ्लिप होगा, 8 ऊपर जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। सो माई tan theta दैट इज इक्वल टू 8/7। अब मुझे tan square theta निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में tan square theta आ जाएगा, राइट साइड में 8/7 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 स्क्वायर आएगा 64, 7 स्क्वायर आएगा 49। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लाइकवाइज आपके पास दिया है साइन थीटा, साइन ऑफ ए दिया है आपके पास, साइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन आस्क्स अस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए। लेट्स सपोज दैट आई हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस इज अ right-angled triangle ABC and this is my angle A which I am considering। जो एंगल मैं कंसिडर कर रहा हूं उसके साथ वाला साइड वो बेस कहलाता है, उसके अपोजिट वाला साइड वो परपेंडिकुलर या हाइट कहलाती है। लॉन्गेस्ट साइड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। सो यू आर गिवन दैट साइन ए इज 3/4। अब अगर साइन ए मेरे पास दिया है दैट इज 3/4, साइन मेरे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैं परपेंडिकुलर लूंगा 3x, हाइपोटेन्यूज लूंगा 4x। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ढूंढने बैठोगे साइन ऑफ ए वो आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 3x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 4x, x और x चला जाएगा, आपको 3/4 वापस मिलेगा। गॉट मी और नॉट? सो जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो मैं रख रहा हूं 3x, और जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है वो मैं रख रहा हूं 4x, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मुझे tan कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले इसकी बेस निकालना चाहता हूं। इसमें मैं यूज कर सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज AC का स्क्वायर वो आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इज AP ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज BC ऊपर स्क्वायर। तो AC का वैल्यू आएगा 4x ऊपर स्क्वायर, AB का वैल्यू पता नहीं वो ढूंढना है हमें, तो AB का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। BC का वैल्यू मेरे पास 3x है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, थोड़ी सी, 4x का स्क्वायर, स्क्वायर 4 के ऊपर भी लगेगा x के ऊपर भी लगेगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, AB का स्क्वायर ऐसे में आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, साथ में x स्क्वायर। सो लाइकवाइज ये जो मेरे पास 9x स्क्वायर है लेफ्ट साइड को माइनस जाएगा, बनेगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 वो हो गया 7x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AB के साथ जो स्क्वायर है वो यहाँ पर स्क्वायर रूट जाएगा, रूट ऑफ 7x स्क्वायर इज इक्वल टू AB, तो रूट ऑफ 7 ऐसे ही रहेगा। स्क्वायर जब x स्क्वायर को लगेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू AB।
तो भाई साहब आपको ए बी भी मिल गया, मतलब बेस मिल गया आपको, दैट इज √7x। अब हमें ढूंढना है tan ऑफ ए। tan की फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3x है, बेस की वैल्यू क्या है, √7x जो हमने अभी निकाला, x और x चला जाएगा, दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई √7। 3 डिवाइडेड बाई √7, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आई होप यू आर गेटिंग मी। तो चलते हैं आगे। राजू's टीचर checked a question of राजू and found 0 errors। राजू के टीचर ने राजू के क्वेश्चन चेक किया और उसमें कोई एरर नहीं था, तो उसमें 0 एरर था। सो ही रोट, तो टीचर ने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस राजू, द नंबर ऑफ एरर्स इन योर क्वेश्चन इज cos of theta। cos of theta, तो एरर का वैल्यू उसने दिया cos of theta। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो वी नो दैट कि राजू के जो एरर हैं वो 0 है। उधर से टीचर कह रहा है कि राजू तुम्हारा एरर cos थीटा है, तो हमें देखना है cos थीटा कब 0 आएगा। कौन सा एंगल cos को 0 के बराबर बनाता है? क्या वो 0 बनाता है? नहीं, बिकॉज cos 0 इज 1। क्या वो 30 बनाता है? नहीं, बिकॉज cos 30 इज √3 डिवाइड बाई 2। क्या वो 60 डिग्री है? नहीं, बिकॉज cos 60 इज 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या वो 90 डिग्री है? यस, because we know that cos of 90 degree is 0, so the correct option is 90 degree। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है, find the area of the sector of the circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। हमारे पास एक सर्कल है like this, ये इसका सेंटर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई हैव द आर्क ए बी के जो 2 एंड पॉइंट्स है ये हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किए, और ये जो शेडेड पोर्शन आपने देखा, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, एज ऑल ऑफ माइट यू बी नोइंग, बिकॉज सेक्टर एक ऐसा रीजन होता है विच इज बाउंडेड बाय द आर्क एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो बीच में रीजन आता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। और ये जो होता है ये एंगल, दिस इज कॉल्ड सेक्टर एंगल। ये हमारे पास इस वक्त दिया है दैट 60 डिग्री। और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ द सेक्टर वी नो दैट, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? इट्स थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम थीटा की वैल्यू डालेंगे इसमें, मतलब थीटा यहाँ पर सेक्टर एंगल है, दैट 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री अपना ऐसे ही। पाई की वैल्यू हम डालेंगे 3.14 भी डाल सकते हैं, या 22/7 ही डालेंगे, बिकॉज पॉइंट्स में तो हमें आंसर मिल नहीं रहा है। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 6, तो 6 के ऊपर स्क्वायर, और ये जो एरिया होता है इसका यूनिट लगता है सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। तो 0 और 0 चला जाएगा, तो ये बनेगा 6 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइडेड बाई 7। अब 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6 दैट्स 36। 36 और 36 कैंसिल होगा। अब 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 इज 13 डिवाइडेड बाई 7। सो दिस 132 डिवाइडेड बाई 7। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है एक सर्कल की जो कि सेंटर पर एक राइट एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। जो माइनर सेगमेंट हमारे पास बनेगा तो उसका एरिया हमें ढूंढना है। लाइक दिस, हमारे पास इस तरह एक सर्कल है, राइट। तो बीच में एक कॉर्ड लाइक दिस, रेड कलर से मैं कॉर्ड बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी, और जब मैं इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स ज्वाइन करूंगा सेंटर के साथ, तो वहाँ पर एक एंगल बनता है विच इज़ 90 डिग्री। तो सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। जो माइनर सेगमेंट बनेगा जिसको मैं शेड करूंगा, इट इज़ नॉट सेक्टर, इट इज़ सेगमेंट। जो हमारे पास कॉर्ड एक होती है उस सर्कल के 2 हिस्से करती है। ये छोटा वाला पार्ट, दिस कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, दिस इज द बिगर पार्ट एंड दिस कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। इस वक्त जो माइनर सेगमेंट बन रहा है वो ये है, सॉरी,
वो ये है जिसको मैंने ब्लू कलर किया। तो ये हमें ढूंढना है। ये जो अगर आप देखोगे, ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? ये एरिया हम निकाल सकते हैं पूरे सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल का एरिया है येलो कलर से, ये मैं माइनस करूंगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो वी विल गेट द आंसर एंड दिस क्वाइट इजी। एरिया ऑफ सेक्टर वी नो दैट इज थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो सेक्टर एंगल हमारे पास इस वक्त कितना है? सेंटर पर एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री, बिकॉज कॉर्ड सबटेंड इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज 90 डिग्री। तो थीटा डिवाइड बाई, तो आपने ये भी देखा सेक्टर का एरिया जो होता है दैट इज थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। सो 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो जो हमारे पास पाई है इट इज 22 डिवाइड बाई 7, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। ये आपके पास इस तरह ट्राइंगल बन रहा है, ये छोटा सा ट्राइंगल, दिस ए बी, सेंटर मान लेते हैं हम ओ। अब जो बेस और ये बेस है ए ओ और ओ बी परपेंडिकुलर है, दैट इज हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बिकॉज ए बी विल बी द हाइपोटेन्यूज। ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ बी। अगर आप ओ ए देखोगे फिगर में, ओ ए आपकी रेडियस बन रही है, ओ बी भी आपकी रेडियस बन रही है, तो मल्टीप्लाइड बाई बेस, बेस इज ओ ए, वो तो 10 है, मल्टीप्लाइड बाई ओ बी, वो भी तो 10 है। तो ये सारा सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द एरिया। आई होप कि यू अंडरस्टैंड। 0 और 0 चला जाएगा, 9 इंटू 1 इज 9, 9 इंटू 4 इज 36, तो 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 22 डिवाइड बाई 7, 10 स्क्वायर कितना हो गया? 100 हो गया। तो माइनस 1/2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 5 इज 10, 5 इंटू 10 इज 50, तो इतना आ रहा है। 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 25 इज 100, तो इतना आ रहा है। तो अभी और सिंप्लीफाई करते जाएंगे, 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वो 110, 4 4, कहीं पर भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, 0 5 5, तो 550 आ रहा है, 550 ऊपर आ रहा है, डिवाइड बाई 7 माइनस 50। अब 550 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, मैंने बोला कहीं पर भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। 7 इंटू 7 दैट्स 49, 7 इंटू 8 दैट इज 56, तो 8 से ज़्यादा आ रहा है, तो 7 इंटू 7 दैट इज 49, 55 में से 49 तो 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब 60 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 9 दैट 63, ज़्यादा आ रहा है, तो 7 इंटू 8 दैट इज 56, 60 में से 56 तो 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 7 इंटू 5 दैट इज 35, फिर 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा। 7 इंटू 7, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू आ रहा है 78.57, माइनस 50 करेंगे, तो 78 माइनस 50 जब हम करेंगे वो 28.57 आ रहा है। तो हम चेक करेंगे, इट्स 28.57, तो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 28.6। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है। तो इस तरह हम ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। टाइम टेकन बाय ए ग्रुप ऑफ स्विमर्स फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ एजेस इज बीइंग रिकॉर्डेड। कुछ स्विमर्स हैं, तो वो कितना टाइम लेते हैं, तो उनकी एज की वेरिएशन आ रही है, कभी 25 के ग्रुप में, 18 प्लस के ग्रुप में, तो लाइक वाइज एंड मेंटेन इन अ टेबल विच फार्मूला कुड बी यूज्ड टू फाइंड द मिडल मोस्ट एज। मिडल मोस्ट एज आपको ढूंढनी है, मीन्स मीडियन आपको ढूंढना है, तो मीडियन की फॉर्मूला लगेगी। अगर आप पार्ट ए देखेंगे इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीन, अगर आप पार्ट बी देखेंगे इट इज़ अगेन द फॉर्मूला ऑफ मीन बट इन द सेकेंड फॉर्म। पार्ट सी अगर हम देखेंगे इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोड, एंड पार्ट डी अगर हम देखेंगे इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। सो पार्ट डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लाइकवाइज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। भाई साहब जब 2 कॉइन्स को हम साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1 हेड मिलनी चाहिए। पहले हम देखते हैं सैम्पल स्पेस क्या आएगा। सैम्पल स्पेस मीन्स जब हम 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस करेंगे, व्हाट आर द
टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जब भाई दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, पहली कॉइन पे हेड, दूसरी कॉइन पे हेड, ये एक पॉसिबिलिटी है। पहली पर हेड, दूसरी पर टेल, वो एक और पॉसिबिलिटी है। पहली पर टेल, दूसरी पर हेड, एक और पॉसिबिलिटी है। या पहली पर टेल, दूसरी पर टेल, एक और पॉसिबिलिटी है। और इन पॉसिबिलिटीज के बगैर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दिस विल बी माई सैम्पल स्पेस वायर आई हैव रिटन ऑल द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 4, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। ज्यादा से ज्यादा आपको एक हेड मिलनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक हेड मुझे यहां पर मिल रही है, एक हेड से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। एक हेड यहां पर मुझे मिल रही है, यहां पर 2 हेड्स मिल रही हैं, ये नहीं चलेगा। टेल और टेल, यहां पर कोई भी हेड नहीं मिल रही है, मीन्स ये भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे को एक हेड मिलेगा, ओके। कम से कम कोई भी हेड नहीं मिल सकती है ना। 2 हेड्स तो नहीं मिलनी चाहिए मेरे को। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर आप देख रहे हो वो 4 है। और मेरे फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 1 2 और 3। 3/4 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइंड द मोड, आपसे पूछा जा रहा है मोड क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में डेटा सिंपली दिया गया है और मोड क्या है। तो मोड वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है, ओके। तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं एक्साइज, और ये यहाँ पर इनकी फ्रिक्वेंसीज हैं एफआईज। अब आप मुझे बताइए किस ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम है। अगर मैं लूँगा 120, मुझे लगता है इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 14 है, मैक्सिमम है। सो 120 इज द मोड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो they are assertion and reason type. A spherical glass has cylindrical neck 7 centimeter long, 4 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 21 centimeter. Hence the quantity of water it can hold is 4939 centimeter cube. देख लीजिए भाई, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने और मैं समझाऊंगा आपको कि हमारे पास मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्फेरिकल गिलास वेसल, एक गिलास वेसल है, इट इज इन द शेप ऑफ द स्फीयर, मगर स्फीयर ही नहीं है, इट थोड़ा टेढ़ा बन गया। ऐसे है, ये स्फीयर की शेप में है। तो इसका ऊपर वाला पार्ट अगर आप देखोगे वो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करूंगा। स्फेरिकल पार्ट, सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज द स्फेरिकल पार्ट। गॉट मी और नॉट। जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट नेक है इसकी, कह रहा है कि दैट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो नेक है इसकी दैट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ऊपर से नीचे तक 7 सेंटीमीटर लेंथ है। और जो इसका डायमीटर है, जो इसका डायमीटर है यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है जो हमारे पास अब स्फेरिकल पार्ट है उसकी जो रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ है वो मैं कैपिटल एच से डिनोट करूंगा, जो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर बनेगी, दैट इज 7 सेंटीमीटर। और अगर इसका डायमीटर दिया है तो रेडियस इसकी मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा, और रेडियस होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2। इसका डायमीटर 7 है तो डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर आएगा। और जो मेरे पास स्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस में स्मॉल आर से डिनोट करूंगा, 21 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है हमसे कि इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी होगी। आप कहोगे सर जितना वॉल्यूम होगा स्फेरिकल पार्ट का और जितना वॉल्यूम होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, क्योंकि इन्हीं दो पार्ट्स में तो पानी पहुंच जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द होल वेसल, दिस अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम जानते हैं, इट्स पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई
और आर क्यूब जो उस स्फीयर की रेडियस होगी, उसकी रेडियस मैंने आर से डिनोट किया, आर क्यूब। फिलहाल कुछ तो हमारे पास कॉमन निकलेगा, आई थिंक पाई विल कम आउट, राइट। तो पाई को हम बाहर खींचते हैं, मैंने खींचा पाई को बाहर, अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 4/3, पाई को मैंने बाहर खींचा और आर क्यूब बचेगा। पाई की वैल्यू मेरे को पता है, इट्स 22/7, फिलहाल लिख देंगे, वेट अ मिनट, मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर, वो 7/2 है, मगर कैपिटल आर के ऊपर स्क्वायर, तो 7/2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एच, इस एच की वैल्यू दैट इज 7 प्लस 4/3 मैं ऐसे लिख देता हूँ। फिर स्मॉल आर की वैल्यू अगर आप देखोगे इट्स 21, मगर इसके ऊपर क्यूब, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन हमें और करनी है, और हमें चेक करना है वेदर इट्स 4939। 22/7 फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ, 7/2 का स्क्वायर वो हो गया 7 स्क्वायर इज 49, 2 स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3 1 are 3, 3 7 are 21, 4 into 7 that's 28 multiplied by 21 multiplied by 21, राइट। तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दिस इज 22/7, तो 49 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, तो आप भी कीजिए कैलकुलेशंस। तो आई विल ऑल्सो डू 49 मल्टीप्लाइड बाई 7, इट इज़ 343 divided by 4 plus 28 times 21 times 21, that's 12348, this is 22/7। अब इसके नीचे 1 लिखता हूँ मैं, वो यहाँ पर जाएगा, बनेगा 343, फिर 12348, उसको फर्दर 4 मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 12348 मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट्स 49392। सो फिर जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस 2/7, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक मैंने सारी कैलकुलेशंस ठीक कर दी हैं कि नहीं। तो 7/2, तो रेडियस की 7 है, आई थिंक ठीक ही है। हाँ ठीक ही है आई थिंक। तो 343 प्लस 49392, दैट्स 49735। तो हम देख लेते हैं उसको 7 से कैंसिलेशन होती है कि नहीं। भाई होती है, 22/7, वो जब 7 और इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर 7105 आ जाएगा, 7105, फिर उसको 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वो आ रहा है 156310, तो ये ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड 4939 सेंटीमीटर क्यूब्स, सो इट इज़ रॉन्ग। So likewise, quantity of water it can hold is volume of spherical glass vessel plus volume of cylindrical neck, ये तो ठीक है। So option A is wrong, option B is correct। Likewise, question number 20 हमसे कह रहा है, if the solution of the equations x minus y is equal to 4, x plus y that is equal to 6, अगर इनका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू पी एंड y इज इक्वल टू 2 टाइम्स q, तो अगर ऐसा होगा तो आपके पास p की वैल्यू 4 आ जाएगी, p की वैल्यू 4, भाई साहब x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये हमें चेक करना है, तो बहुत ईजी है, दिस फर्स्ट इक्वेशन दिस सेकंड इक्वेशन। अगर मुझे x को सर्वाइव करना है तो y को मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके x प्लस एक्स 2x बन जाएगा, प्लस y माइनस y चला जाएगा, राइट साइड में 4 प्लस 6 दैट्स 10, और x की वैल्यू 10/2 दैट्स 4, 10/2 दैट्स 5, सो x की वैल्यू 5 आ जाती है। तो p हमारा 4 नहीं हो सकता है, p वाज x, p x के बराबर था और x मेरे को 5 मिल रहा है, दैट मीन्स p इज 5, तो यहाँ से p का वैल्यू 4 कह रहा है, तो इट्स रॉन्ग है। पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैन बी एल्जेब्रिकली सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन मेथड, ये तो ठीक है,
एल्जेब्रिकली हमारे पास जब पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड. दिस करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट. उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन बी है, सेक्शन बी जो हमारे पास है, इट स्टेट्स दैट जो अगर हम 110 लेंगे और 65 लेंगे, इन दोनों का जो HCF है वो इस फॉर्म में आता है. मतलब वो आ रहा है 42A माइनस 205. तो हमें ए का वैल्यू ढूंढना है. ये HCF दिया गया है मुझे इन दो नंबर्स का. किस किस का? 110 और 65 का मेरे को दे के. ये मेरे पास शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है. मैं 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा. एक्चुअली मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं मैनुअली इनका HCF निकालूंगा 110 और 65 का. तो 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 10. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई फिर 5 से, फिर 5 इंटू 11 इज 5, 55, 11 इंटू 1 इज 11. तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11. तो हमारे पास बच गया अब 65. 65 इज 5 इंटू 13, 5 टाइम्स 13. अब देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नीचे हमारे पास 65 है, 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिखूंगा. 5 है, 11 नहीं है तो 11 की पावर 0 लिखूंगा. ऊपर हमारे पास 13 नहीं है तो 13 की पावर 0 लिखूंगा. इस वक्त मुझे HCF निकालना है. तो जो पहले कॉमन प्राइम नंबर 2 आ रहा है, H का मतलब हो गया हाइस्ट. इसका आपको रिवर्स लेना है, लोवेस्ट, लोवेस्ट ऑफ द पावर्स. 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, 1 और 0 में लोवेस्ट 0 आएगा. लाइकवाइज 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 1 और 1 में लोवेस्ट 1 ही आ जाएगा और हाइस्ट भी 1 ही आ जाएगा. यहाँ पर 11 का पावर 1, 11 का पावर 0, तो 11 और 0 में लोवेस्ट 0 ही आ जाएगा. फिर 13, 13 का पावर 0, 13 का पावर 1, तो दोनों में लोवेस्ट 0 ही आ जाएगा. 2 पावर 0 इज 1, 5 पावर 1 इज 5, 11 पावर 0 इज 1, 13 पावर 0 इज 1, 5 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 5. तो HCF 5 आ रहा है. बट आई वॉज गिवन HCF टू बी 42A माइनस 205. इट वॉज HCF बट आई गॉट द HCF 5. तो दो HCFs नहीं हो सकते हैं, तो HCF सेम ही हो सकता है दोनों का. मतलब वहाँ से और यहाँ से जो HCF मिला मुझे, जो देकर HCF है और जो मैंने कैलकुलेट किया, वो दोनों सेम ही होने चाहिए. तो 42A को मैं लेफ्ट साइड से ऐसे लिख देता हूँ. ये माइनस है, यहाँ पर प्लस जाएगा. 5 प्लस 205, सो दिस इज 42A. 205 प्लस 5 दैट्स 210. तो A मेरा आएगा 210 डिवाइडेड बाई 42. फिलहाल हम 7 से कैंसलेशन कर लेते हैं पहले. 7 इंटू 6 दैट्स 42, 7 इंटू 3 इज 21, 7 इंटू 0 इज 0. तो A मेरे पास बनेगा 30 डिवाइड बाई 6. फिर जब कैंसलेशन करेंगे 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 5 इज 30, तो A की वैल्यू 5 आ गई. तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब थोड़ा सा मैं बता दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में या पॉलिनोमियल्स के बारे में. अगर हमारे पास इस तरह कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C, अगर मैंने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. अगर इसके जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, सम ऑफ जीरोज वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जीरोज को ऐड करना. मगर जीरोज को ऐड करने के बगैर भी आप उनका सम ढूंढ सकते हैं. कैसे? दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी डिवाइडेड बाई ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये हमारे पास है. अब हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है दैट इज 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1. ओके, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C के साथ, तो A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6 और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 1. तो जो सम ऑफ जो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा मुझसे पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा. अल्फा प्लस बीटा हो गया सम ऑफ द जीरोज, अल्फा इंटू बीटा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज आएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई, मतलब अल्फा प्लस बीटा.
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, वो आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया। सम ऑफ जीरोस माइनस ऐसी बी की वैल्यू अगर आप देखोगे दैट इज -6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू अगर आप देखोगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू अगर आप यहां पर नीचे लिखेंगे दैट इज 5 प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज 1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 5 है, माइनस माइनस बन जाएगा +6 डिवाइड बाई 5 +1/5, तो नीचे 5 कॉमन में आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड होते हैं, 6 + 1 = 7, तो 7 डिवाइड बाई 5 इसका आंसर है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। दिस क्वेश्चन 23 हमारे पास अगर आप एक फिगर देखोगे इस तरह हमारे पास दी गई है, वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट वरी। पॉइंट बी यहाँ पर है, तो पॉइंट बी से मैं 2 टेंजेंट्स इसको ड्रा करूंगा। एक टेंजेंट इस तरह पर पड़ेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज सी, दूसरा टेंजेंट इस तरह पड़ेगा और वो बी डी है, और दोनों टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं एट पॉइंट बी। ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइक दिस माई सेंटर ओ, और ओ और सी को ज्वाइन कर दिया, ओ और डी को ज्वाइन कर दिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है। BC and BD are drawn to a circle, two tangents BC and BD are drawn to a circle with center O such that जो आपके पास एंगल CBD है इट इज 120 डिग्री। जो ये पूरा एंगल है CBD, पूरा एंगल इट इज 120 डिग्री। भाई साहब ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, दिस 120 डिग्री एंगल, दिस होल एंगल 120 डिग्री। हमें प्रूव करना है सिंपली ओ बी, आप बताओ भाई साहब वो 2 टाइम्स BC होगा बस। जो आपके पास ओ बी है, जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करूंगा, ये मेरे पास ओ बी है, ठीक है। इट इज 2 टाइम्स BC, इट इज 2 टाइम्स BC, ये मेरे को प्रूव करना है। तो आप बताइए कैसे प्रूव करेंगे। 2 मिनट आप ले लीजिए, मतलब कुछ सेकंड्स आप ले लीजिए सोचने के लिए। तो बताइए कैसे प्रूव करेंगे, कोई आइडिया? देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। पहले एक और बात, ये जो 2 ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल अगर आप देखोगे ना, दे विल बी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देयर इज नो डाउट। बाय सिमेट्री भी मैं कह सकता हूं, और मैं इसको एल्जेब्रिकली प्रूव भी कर सकता हूं, ठीक है। तो दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ऊपर वाला एंगल होगा 60 डिग्री, भाई साहब नीचे वाला एंगल भी होगा 60 डिग्री, राइट है ना। टोटल एंगल तो 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री के तो 2 हिस्से हो जाएंगे। अब हमें प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC। ओ बी ऊपर है, ये वाला ओ बी है, और BC ये वाला है। तो मैं ऊपर वाले ट्राइंगल के साथ मेरा काम है, ऊपर वाला ट्राइंगल इस तरह है, ऊपर वाले पोर्शन में जो ट्राइंगल बन रहा है OCB। अब मैं क्लेम एक करता हूं कि पहले हमने ये बताया कि जियो जो मेरे पास ये एंगल है इट 60 डिग्री, ये एंगल मैं क्लेम करता हूं दिस 90 डिग्री। अब बोलोगे सर कैसे, बिकॉज OC इज द रेडियस। अगर आप देख रहे हो फिगर में OC इज द रेडियस, BC इज द टेंजेंट, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। एंड मोर एवर OC इज द रेडियस ऑल्सो। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को OB और BC के बीच में एक रिलेशन बतानी है, दैट इज OB इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC। मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, जो कि कहती है ये हाइपोटेन्यूज है, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज होती है दैट इज लॉन्गेस्ट साइड, और वो 90 डिग्री के अपोजिट में होती है। तो OB मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो आएगा बेस स्क्वायर, बेस इज BC, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर OC का स्क्वायर। OB का स्क्वायर मैं ऐसे ही लिख देता हूं, तो BC का वैल्यू BC स्क्वायर प्लस OC का वैल्यू, ये मसला है। दिस फर्स्ट OC का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, बिकॉज OC मेरे को इस रिलेशन में चाहिए नहीं, है कि नहीं। तो अगर आप इसी ट्राइंगल में जाओगे, एक बार फिर से देखोगे इस ट्राइंगल को गौर से, इस ट्राइंगल को मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूं, इसके साथ में जो साइड है दैट इज बेस, और ये परपेंडिकुलर है।
तो मेरे को ओ सी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बी सी या इन टर्म्स ऑफ ओ बी। अगर मैं इस ट्राइंगल में कहूँगा भाई साहब जो मेरे पास होगा tan ऑफ एंगल बी, tan ऑफ बी इज 60 डिग्री मीन्स tan ऑफ 60 डिग्री, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। मेरा परपेंडिकुलर ओ सी है जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसको हटाना है क्योंकि जो चाहिए नहीं, डिवाइडेड बाई बेस है बी सी, बस हो गया। tan 60 डिग्री होता है √3 ओ सी डिवाइडेड बाई बी सी। ओ सी की वैल्यू अब कितनी आएगी, ये बी सी इधर मल्टीप्लाई जाएगा, दैट इज √3 टाइम्स बी सी, दैट इज इक्वल टू ओ सी, है कि नहीं। ये हम फर्स्ट में डाल देंगे, ओ सी को खत्म कर देंगे, ओ सी की वैल्यू √3 टाइम्स बी सी में डाल दूंगा, तो मेरे पास ओ बी का स्क्वायर आ जाएगा। बी सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये मुझे चाहिए, प्लस ओ सी नहीं चाहिए, तो ओ सी के बदले में प्लग करूंगा वो √3 टाइम्स बी सी, मगर ओ सी के ऊपर स्क्वायर, तो √3 टाइम्स बी सी के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। ओ बी स्क्वायर ऐसे आएगा, बी सी स्क्वायर ऐसे आएगा, और √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख लीजिए बी सी ओ बी स्क्वायर ऐसे आएगा, दिस इज एक्चुअली बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर है। क्या मैं लिख सकता हूँ इट इज 1 बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मीन्स 1 टाइम्स बी सी स्क्वायर एंड आई हैव 3 टाइम्स बी सी स्क्वायर, 1 बी सी स्क्वायर प्लस 3 बी सी स्क्वायर, दैट इज 4 बी सी स्क्वायर। अब जो मेरे पास ओ बी आएगा, जो इसके ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर रूट जाएगा वो राइट साइड में, है कि नहीं। तो ओ बी मेरे पास आएगा, स्क्वायर रूट 4 को अलग से लगेगा, बनेगा 2, स्क्वायर रूट बी सी स्क्वायर को अलग से लगेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, बी सी आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, इट स्टेट्स दैट, क्या आप प्रूव करो रूट ऑफ, अब आप सोच रहे होगे सर अब तो टफ क्वेश्चन है, भाई साहब नहीं है टफ क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोसेक ऑफ ए। देख लीजिए कैसे, स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर को अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से दूंगा, मतलब जो मेरे पास 1 माइनस कॉस ए है इसको स्क्वायर रूट में अलग से दूंगा, 1 प्लस कॉस ए है इसको मैं स्क्वायर रूट अलग से दूंगा। दूसरी टर्म के साथ भी मैं ऐसे ही करने जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस ए को ऊपर से अलग से, नीचे 1 माइनस कॉस ए को स्क्वायर रूट अलग से। अब जो 1 माइनस कॉस ए है ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस ए इंटू रूट 1 माइनस कॉस ए, वो बन जाएगा रूट 1 माइनस कॉस ए इंटू रूट 1 माइनस कॉस ए, वो बनेगा रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। रूट 1 प्लस कॉस ए, रूट 1 प्लस कॉस ए, वो बनेगा रूट 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं कॉमन रूट में रख देता हूं इनको, बिकॉज यू नो दैट रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी वो आ जाएगा रूट ऑफ ए इंटू बी, जब ए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा मतलब वो आएगा रूट ऑफ ए इंटू बी। ओके, तो स्क्वायर रूट मैंने कॉमन लिखा, ये आएगा 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए। सो यहां पर अगर आप देखोगे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ ए, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बनेगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, वो बनेगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। अब हम जानते हैं 1 प्लस 1 होता है 2, भाई होता है, माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए चला जाएगा, नीचे बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ ए, 1 स्क्वायर इज 1, कॉस स्क्वायर है ऐसे। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए। सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो ये बनेगा साइन ऑफ ए। तो इट इज 2 टाइम्स 1 बाई साइन ऑफ ए, बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2, 2 बाई साइन ए वापस बन जाएगा। 2 ऐसे रहेगा, 1 बाई साइन ए हो गया कोसेक ऑफ ए, हेंस प्रूव्ड। तो यही आपको प्रूव करना था। उसके बाद आपसे एक सिंपल क्वेश्चन इसका और पार्ट पूछा जा रहा है कि फॉर रूट 3 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई साहब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी इजी क्वेश्चन। मैं इसी इक्वेशन को लूंगा, मैं लिखूंगा रूट 3 tan थीटा माइनस 1, अगर ये 0 के बराबर दिया है मैं माइनस 1 को ले जाऊंगा इधर, वो बन जाएगा प्लस 1। tan ऑफ थीटा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। तो tan ऑफ विच एंगल इज 1 बाई रूट 3? कौन सा एंगल ऐसा होता है जिसका tan आता है 1 बाई रूट 3? वी नो दैट tan ऑफ 30 डिग्री दैट इज 1 बाई रूट 3। तो भाई साहब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। बस थीटा मिल गया मुझे, अब मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री है। साइन ऑफ 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2 ऊपर स्क्वायर, माइनस कॉस 30 कितना होता है? रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ऊपर स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, स्क्वायर और रूट कैंसल 3 आएगा, नीचे 2 को भी स्क्वायर लगेगा 4 बन जाएगा, नीचे जब 4 कॉमन में आ जाएगा ऊपर 1 माइनस 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 4। तो माइनस ऐसे ही 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो माइनस 1/2 आ गया इसका आंसर। सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस सेक्शन बी का जो 25th पार्ट है, दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर यू। In the next lecture, I will solve the next part of this sample paper. Okay, so that will be in the next part of this lecture, section C, D, and E. Thank you very much. I hope that you like my lecture. Thank you.